प्रिय विद्यार्थियों, प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास की कक्षा में आपका स्वागत। मैं डॉक्टर इकबाल। आज हम बात करेंगे उत्तर वैदिक काल में सामाजिक स्थिति के बारे में। विद्यार्थियों, हमने पूर्व में ऋग्वैदिक काल में समाज की स्थिति क्या थी उसकी चर्चा की थी और हमने देखा था कि संयुक्त परिवार व्यवस्था और पितृसत्तात्मक परिवार ऋग्वैदिक कार्यों की प्रमुख विशेषताएं थी। उत्तर वैदिक काल में भी सामाजिक स्थिति लगभग वैसी ही थी। वर्ण व्यवस्था और साथ ही उनका खान पान, आमोद प्रमोद के साधन, विवाह संस्था, महिलाओं की स्थिति, ये सारे बिंदु हम अभी भी पढ़ेंगे और कुछ मोटे मोटे परिवर्तन हमें परिलक्षित होते हैं। और उत्तर वैदिक काल में जो आर्यों का सामाजिक जीवन है विद्यार्थियों, अब वह ऋग्वेद काल जितना सरल और साधारण नहीं रह गया था। अब आर्यों का जीवन सुव्यवस्थित होता जा रहा था। इसकी झलक हमें उस काल के साहित्य में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। संक्षेप में हम उसका जो है वर्णन करेंगे, जो निम्न प्रकार है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी वर्ण व्यवस्था के बारे में। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यद्यपि ऋग्वेद काल में ही आर्य और अनार्य वर्ग के लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्णों में विभक्त हो चुके थे, लेकिन तब उस व्यवस्था का आधार कर्म था, जन्म नहीं। जबकि उत्तर वैदिक काल में वर्ण प्राय जन्म पर आधारित होकर वंशानुगत होने लगे थे। ये मोटा परिवर्तन वर्ण व्यवस्था में आया था और धीरे धीरे जातियों के रूप में ये वर्ण संगठित होने लगे थे, परिवर्तित होने लगे थे। बहुत सी जातियां एवं उपजातियां धीरे धीरे मजबूत होने लगी। इस परिवर्तन के कई कारण थे, जैसे आर्थिक विकास के साथ नए व्यवसायों का उदय और साथ ही अपने व्यवसाय में विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए उनका पैतृक होना, वर्णगत ममत्व आदि। शास्त्रकारों ने प्रत्येक वर्ग के कार्यों और कर्तव्यों का स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। जैसे कि जो पहला वर्ण है ब्राह्मण, उसमें जो काम कर सकते थे उस वर्ग के लोग, उसमें राजपुरोहित, साधारण पुरोहित, शिक्षक, उपदेशक, आचार्य और ऋषि वर्ग के लोग शामिल थे। वहीं क्षत्रिय वर्ण में राजपुरुष, प्रशासक और सैनिक सम्मिलित थे। वैश्य वर्ण में कृषि, गोपालन, व्यापार और दस्तकारी का काम करने वाले शामिल थे। वहीं शूद्र वर्ण में पारिवारिक दास, नौकर, मजदूर तथा हीन व्यवसाय करने वाले को शामिल किया गया था। धीरे धीरे ये उपविभाग कई जातियों में बदल गए, जैसे रथकार, रथ बनाने वाला, सूत यानी रथ चलाने वाला, तक्षण यानी बढ़ई, लकड़ी का काम करने वाला, करमार यानी लोहार, लोहे का काम करने वाला, कुंभकार यानी मिट्टी के बर्तन बनाने वाला। सारांश में विद्यार्थियों में मान सकते हैं कि समाज के चारों वर्णों में आपसी विवाह व खान पान अब कम हो गया था और अपने ही वर्ण में ये चीजें हो रही थीं। दूसरी विशेषता ऋग्वैदिक काल के समाज की है, वह है आश्रम व्यवस्था। इस काल में आश्रम व्यवस्था का विकास हुआ। जीवन के 4 पुरुषार्थ अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए मनुष्य जीवन को 4 भागों की में बांटा गया या उसके 4 भागों की कल्पना की गई, जो 4 आश्रम कहलाए, जिनके नाम निम्न प्रकार हैं: ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। विद्यार्थियों, इन चारों आश्रमों के बारे में आपने पढ़ा होगा और इस व्यवस्था का जो उद्देश्य है वह था मनुष्य के भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन लक्ष्यों का समान अनुपात में समन्वय करना। यानी मनुष्य केवल भौतिक जीवन में ही नहीं लगा रहे या सिर्फ सामाजिक जीवन में ही नहीं लगा रहे और या सिर्फ आध्यात्मिक यानी सिर्फ सन्यासी न बन जाए, यानी उसके जो जीवन के लक्ष्य हैं उन सब में समान अनुपात हो, ताकि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो पाए। वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था भारतीय सामाजिक संगठन के 2 मूल आधार हैं। इनको सम्मिलित रूप से वर्णाश्रम व्यवस्था भी कहा जा सकता है। आपसे पूछा जाए वर्णाश्रम व्यवस्था क्या है, तो आपको चारों वर्णों के नाम और चारों आश्रमों के नाम बताने होंगे। इसके बाद हम बात करेंगे परिवार के स्वरूप की, यानी परिवार का स्वरूप क्या था। तो उत्तर वैदिक काल में भी संयुक्त परिवार की परंपरा सामान्य रूप में बनी रही। पिता परिवार का मुखिया होता था और परिवार के सभी सदस्यों पर उसका व्यापक अधिकार था, लेकिन परिवार के सभी सदस्यों का पालन पोषण तथा उनकी उन्नति के लिए प्रयास करना भी उसका कर्तव्य था। परिवार की संयुक्त संपत्ति पर पिता के सभी पुत्रों का समान अधिकार माना जाता था।
कभी कभी पिता के जीवन काल में ही पुत्र संयुक्त संपत्ति का विभाजन करवा लेते थे और फिर अलग अलग रहने लगते थे। इसीलिए अथर्ववेद में पारिवारिक शांति के लिए बड़ी भावुकता से प्रार्थनाएं की गई हैं। घर सत्य और धर्म का स्थान माना जाता था। अतिथि सत्कार पर अभी भी विशेष ध्यान दिया जाता था। ऋग्वेद काल में गोद लेने की प्रथा का भी विकास हो चुका था, यानी किसी के अगर पुत्र नहीं है तो वे पुत्र गोद ले सकता था। अब हम बात करेंगे महिलाओं की स्थिति के बारे में, स्त्रियों की दशा के बारे में। तो स्त्रियों की जो स्थिति है विद्यार्थियों, वह अब ऋग्वेद काल जितनी गौरवपूर्ण नहीं रही थी। उपनयन संस्कार का उनका अधिकार भी अब नहीं रहा। उनके संस्कारों के समय वेदों के मंत्रों का उच्चारण भी नहीं किया जाता था। इस काल में पुत्र की तुलना में पुत्री का स्थान निम्न माना जाता था। अथर्ववेद में पुत्री के जन्म पर खिन्नता का उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार ऐत्रेय ब्राह्मण में एक स्थान पर पुत्री के लिए कृपण शब्द का उल्लेख किया गया है, लेकिन फिर भी पुत्री का पालन पोषण एवं शिक्षा की उपेक्षा नहीं की जाती थी। अब हम बात करें, और साथ ही एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि इस युग में भी स्त्रियां उच्च शिक्षा भी प्राप्त करती थी और बहुत सी स्त्रियां अभी भी विदुषी होती थी, जिनमें गार्गी, मैत्रेयी आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। अब हम चर्चा करेंगे विवाह संस्था के बारे में। तो विवाह अब भी एक पवित्र संस्कार माना जाता था। अविवाहित पुरुष को यज्ञ का अधिकार नहीं था। बाल विवाह की प्रथा का प्रचलन नहीं मिलता है। सामान्य लोगों में एक विवाह की प्रथा थी, लेकिन धनी और राजसी घरानों में बहुविवाह भी प्रचलित थे। कुछ स्त्रियों के भी एक से अधिक पति होते थे। जैसे आप देखेंगे महाभारत में द्रौपदी के जो है 5 पांडव पति थे। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार पत्नी अपने पति की अर्धांगिनी थी और उसी के कारण वह पूर्ण था, लेकिन वास्तव में पत्नी की स्थिति निम्न होती गई। कई संस्कार जो पहले पत्नी करती थी अब पुरोहितों द्वारा संपन्न किए जाते थे। राजनीतिक सभाओं में भी स्त्रियां अब पहले की तरह भाग नहीं ले सकती थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि धार्मिक और राजनीतिक अधिकार जो है महिलाओं के कम हुए हैं। विधवा स्त्री का पुनर्विवाह हो सकता था। सती प्रथा के प्रचलन के पक्ष में ज़्यादा प्रमाण नहीं मिलते हैं। पर्दा प्रथा भी उस समय नहीं थी और अधिकांशतः सजातीय विवाह ही होते थे। विवाह संबंधी नियम जो है अब बदलकर अधिक कठोर हो गए थे। बाल विवाह का उल्लेख भी मिलता है। प्रोफेसर रामशरण शर्मा कहते हैं कि स्त्रियों का दर्जा सामान्यतः गिरा। यद्यपि कुछ महिलाओं ने शास्त्रार्थों में भाग लिया और कुछ रानियां पति के राज्याभिषेक अनुष्ठानों में साथ रही, पर सामान्यतः स्त्रियों का स्थान पुरुषों के नीचे और अधीनस्थ माना जाने लगा। अब हम चर्चा करते हैं खान पान की। तो खान पान लगभग अब भी वही था जो ऋग्वैदिक काल में था, और पूरब की ओर बढ़ने के कारण, यानी पूर्व दिशा की ओर आर्यों का साम्राज्य विस्तार होने के कारण आर्यों में जो है चावल का प्रयोग अब वे करने लगे थे। मांस खाना और सोम या सूरा पीना पहले की तरह अभी भी चल रहा था, पर शायद कुछ लोग अब इन पर आपत्ति करने लगे थे। अथर्ववेद के एक सूक्त में इनको पाप बताया है। अभी भी लोग जो है दूध, घी, दही, फल, सब्जी आदि का जो है विशेष प्रयोग करते थे। और इसके बाद हम बात करें वेशभूषा की, तो वेशभूषा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सूती, ऊनी, रेशमी वस्त्र पहने जाते थे। रक्त चर्म का प्रयोग होता था और 3 प्रकार के वस्त्र अभी भी धारण किए जाते थे, वास, अधिवास और नीवी। और साथ ही सर पर पगड़ी बांधने का यानी उष्णिश के प्रयोग का भी उल्लेख मिलता है। आभूषणों की जहाँ तक बात है विद्यार्थियों, तो इस युग में भी स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण पहनने के शौकीन थे। उनके आभूषण ऋग्वैदिक काल के समान ही थे। आभूषणों में कीमती पत्थरों को जड़ा जाता था। इस युग की एक विशेषता ये थी कि चांदी के आभूषणों का प्रयोग बढ़ गया था। अब हम बात करें आमोद प्रमोद और मनोरंजन के साधनों की, तो उसमें भी कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया था। पहले की तरह यानी ऋग्वेद काल की तरह नृत्य, संगीत, जुआ, घुड़दौड़, रथ दौड़ आदि मनोरंजन के मुख्य साधन थे। कुछ नए साधन भी विद्यार्थियों प्रचलित हो चुके थे, यानी चलने लगे थे। विभिन्न स्थानों पर हमें शैलूष यानी अभिनेता का उल्लेख मिलता है तथा बड़े बड़े सामाजिक उत्सवों और समारोह के अवसर पर वीणा गाथिन यानी वीणा बजाने वाला गाता था। इन वाद्यों में कभी कभी 100 ताल लगे होते थे। स्त्रियों को संगीत और नृत्य सिखाया जाता था और इस कार्य के लिए
जो है इस कार्य के लिए ढोल, बांसुरी, शहनाई आदि साज प्रयुक्त किए जाते थे। इसके बाद मैं बताना चाहूँगी आपको शिक्षा के बारे में। तो शिक्षा की दृष्टि से आर्यों के समाज में उच्चतम मानसिक और बौद्धिक विकास हो चुका था। विद्या धार्मिक और लौकिक दोनों प्रकार से दी जाती थी। वेदों उपनिषदों के अलावा व्याकरण, तर्कशास्त्र तथा कानून भी अध्ययन के पाठ्यक्रम में शामिल थे। विद्यार्थी जीवन हेतु स्पष्ट नियम बना दिए गए थे। विद्यार्थी को गुरु के पास ले जाने से पहले उसका उपनयन संस्कार किया जाता था, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रह्मचारी या विद्यार्थी द्विज बन जाता था। ये समझा जाता था कि विद्यार्थी को भौतिक शरीर तो पिता से प्राप्त हुआ है और आध्यात्मिक शरीर गुरु से प्राप्त होगा। विद्यार्थियों को बहुत कठोर जीवन बिताना पड़ता था। अधिकांश अध्यापन मौखिक ही होता था और विद्यार्थियों को सभी कुछ याद करना पड़ता था। सत्य और शुद्ध वचन को संस्कृति का घोतक समझा जाता था। तो इस प्रकार विद्यार्थी हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल की जो सामाजिक स्थिति है उसमें वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था जो है मुख्य रूप से शामिल हुई। वर्ण व्यवस्था जो है पहले जन्म पर आधारित थी, पहले जो कर्म पर आधारित थी, उत्तर वैदिक काल में भी जन्म पर आधारित हो गई और जाति बंधन अपेक्षाकृत कठोर होते नजर आते हैं। लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं, चाहे वेशभूषा हो, आभूषणों का प्रयोग हो या खान पान हो, इनमें कोई विशेष परिवर्तन उत्तर वैदिक काल में नहीं आया। विद्यार्थियों, आशा करती हूँ कि आपको जो है ये आसानी से समझ में आ रहा होगा। धन्यवाद।